नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारतीय संविधान के विविध से जुड़े प्रश्नों को एक विस्तृत व्याख्या के साथ जो भी आवश्यक तथ्य होंगे उनको सम्मिलित कराते हुए कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विविध सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका जवाब होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो होता है। अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है और बनता भी है। पूछा जाएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तब आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 148 यानी 148 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति महोदय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 के सब क्लॉज 1 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहा जाता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यानी यहां पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 149 में यानी 149 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और यदि मैं पूछूं आपसे कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 76 में। और यदि पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका जवाब होगा महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महान्यायवादी को कहां सुनवाई का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है और वो संसद का सदस्य भी नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा? महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी जो है भारत सरकार के, वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहां बोल सकते हैं परंतु मत नहीं दे सकते, और भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो आपका जवाब होगा चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? ऐसी संस्था जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में हो तो वो संवैधानिक संस्था कहलाती है। अर्थात चुनाव आयोग का उल्लेख किसी अनुच्छेद में होगा तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका जवाब होगा निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा भारतीय संसद निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका जवाब होगा राज्यपाल महोदय राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है केंद्रीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो याद रखिएगा केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में वर्तमान में जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके दल के नाम और उनके चुनाव चिन्ह दिए गए। पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अगला नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। अगला नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया और बाली। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चुनाव निशान है घड़ी, ये शरद पवार साहब की पार्टी है। अगला है बहुजन समाज पार्टी, हाथी चुनाव निशान, असम को छोड़कर। यानी बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और मायावती जी इसके मुखिया हैं। अगला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया हथौड़ा और तारा इसका चुनाव निशान है। अगला है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी का है, 2 फूल इसका चुनाव निशान है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका चुनाव निशान क्या है? पुस्तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को किस स्तर की पार्टी की मान्यता दी है? तो आपका जवाब होगा समाजवादी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक सूची तैयार करना ये चुनाव आयोग के कार्य में शामिल है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर यदि साबित कदाचार या असमर्थता का आरोप लगता है तो इस आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अब उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है ये समझिए। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से वो समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। यानी सीधी सी बात यह है, यदि संसद के प्रत्येक सदन 2/3 बहुमत से इस बात का संकल्प पारित करके दे दे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं या उनके ऊपर कोई कदाचार का आरोप है, तो राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में मतदाता सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी उसका नवीनीकरण करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो आपका जवाब होगा चुनाव आयोग की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं ये किस आधार पर। तो याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा यानी प्रत्यक्ष जनता निर्वाचित करती है और गुप्त मत द्वारा उनका निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा भारत में राष्ट्रीय चुनावों में जो मतदान का अधिकार है यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 326 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, लेकिन यहां से यह बात साबित नहीं होती है कि मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। यह बात गलत है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मत देने के अधिकार से संबंधित कोई संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं की गई है। यहां पर मत देने के अधिकार के सिद्धांत के आधार पर, माने किस आधार पर कोई मत देगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 326 में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो आपका जवाब होगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन। तो आपका जवाब होगा राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और इनका क्रम कौन सा है। तो ये 25वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। जो पहला प्रश्न था याद करिए, उसमें क्या पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल अर्थात सीएजी के कार्यकाल के बारे में पूछा गया था। उनका भी कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। तो याद रखेंगे, इसको कोरिलेट कर लीजिए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल सेम होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया। तो आपका जवाब क्या होगा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान ने मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया। जरा इसको समझिए, ये जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, इसके द्वारा जो आपकी 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल व्यवस्था से संबंधित है, ये उसको और कड़ा करती है। और इसके तहत कहा गया कि अब केंद्र और राज्य में जो मंत्री परिषद की संख्या है वो लोकसभा में की जो कुल संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगी और विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, कहा गया कि जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां पर अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ये दोनों बातें आप यहां पर याद रखेंगे 91वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो आपका जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। तो आपका जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद रखिएगा 11। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। तो आपका जवाब क्या होगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। याद रखिएगा, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मैंने आपको अनुसूची पढ़ाई थी तो उस समय आपको यह बताया था कि जो मूल अनुसूची थी 8वीं, उसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22। यानी ये जो बाद में भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसी में ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो याद रखिएगा, अभी मैंने उल्लेख किया था अपनी चर्चा में कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संचार किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, संचार केंद्र सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है सिंचाई, कानून व्यवस्था, कृषि, यह किस सूची का विषय है? तो आपका जवाब होगा राज्य सूची का विषय। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी का उल्लेख है? तो आपका जवाब होगा 11वीं अनुसूची में। अभी इसका जिक्र मैंने किया कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है खादानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के जो नियम हैं, ये 7वीं अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तब आपका जवाब होगा संघ सूची के अंतर्गत खादानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम आते हैं। यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नागरिकता, बैंकिंग, डाक और तार जो है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची के विषय है? तो याद रखिएगा, ये संघ सूची के विषय है। और वहीं जंगल और वन किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, जंगल और वन ये संवर्ती सूची में आता है। और अभी आपने पढ़ा था कि शिक्षा किस सूची में आ गया है? शिक्षा भी अब संवर्ती सूची में आ गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे, कोरिलेट करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भारतीय भाषाओं से है? तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो 8वीं अनुसूची मूल अनुसूची थी, इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास होंगी। ये अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास होने का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, ऐसा कोई विषय जो न तो संवर्ती सूची में हो न राज्य सूची में हो, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। यही कहा गया है अनुच्छेद 248 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला और गंगटोक में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए गए थे और उसमें से पूछा गया कि कौन 8वीं अनुसूची के तहत भाषा में सम्मिलित नहीं है। यानी उस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें सूचीबद्ध नहीं है। तो बोडो, डोंगरी, संथाली और अंग्रेजी में से अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। इस बात को आप क्लियर कट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जन स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? तो आपका जवाब होगा राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जो करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियां जुटाई जाती हैं, वो सभी राजस्व कहां जमा किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत की संचित निधि। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच करना और अपना सुझाव देना, इसलिए चिलैया समिति का गठन किया गया था। यानी एक लाइन में आप याद रखेंगे, चिलैया समिति का संबंध वित्तीय सुधारों से है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं और इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। मैंने आपको लोक लेखा समिति भी बताई थी और आपको बताया था कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से कौन योजना आयोग का उपसभापति होता है? तो याद रखिएगा, अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग हो गया है
और इसके जो उपसभापति यानी जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ये प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री नहीं होते, एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होते हैं। और अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि अभी हाल ही में उसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और याद रखिएगा इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब होगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्राम सहकारी समिति किसका घटक नहीं है, तो याद रखिएगा पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है ग्राम सहकारी समिति। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग के आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कैसा प्राधिकार है, तो याद रखिएगा एक संविधानेतर प्राधिकार है, यानी इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग कैसा निकाय है, तो आपका जवाब होगा भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सच्चर समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा सच्चर समिति भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से और उनके धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने के लिए निर्मित हुई थी सच्चर कमेटी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है, तो याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति, जिसका मैंने अभी आपको उल्लेख किया था पीएसी, इसका चेयरमैन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति का चेयरमैन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन अर्थात पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव किसने दिया था, तो आपका जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। मैंने पिछली क्लास में इसका उल्लेख भी आपको किया था। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपसे यह पूछा जाए कि किस समिति ने 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था, तो आपका जवाब होगा अशोक मेहता समिति द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सरकारिया समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया था सरकारिया समिति को, यानी केंद्र राज्य संबंध के बारे में सरकारिया समिति बनी थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपसे अब गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट बताया जा रहा है कि भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है भारतीय यानी राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उनके मध्य जो चक्र है इसके महत्व को किसने बताया था, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने। कहां पर? संविधान सभा में। और एक बात और याद रखिएगा, इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। अब यहां पर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय झंडे में जो रंग है और चक्र है इसकी क्या विशेषता बताई है उसको बताया जा रहा है। जो ये भगवा और केसरिया रंग है ये त्याग या निस्वार्थ की भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में जो सफेद रंग है ये सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण करने की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिस पर सभी प्राणी आश्रित है, जीवित प्राणी। अगला कह रहा है कि जो सफेद रंग है उसके मध्य में एक अशोक चक्र है जो धर्म के राज का प्रतीक है, यानी जो चक्र है बीच में सफेद रंग के ये प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है और चक्र जो है ये शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक होता है। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब ने बताया था। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कितने रंग होते हैं, तो 3 रंगों की पट्टी होती है और ये आयताकार होता है। अगर पूछा जाए कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है तो आपका जवाब होगा 3/2। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो केसरिया रंग है यह साहस का प्रदर्शन करता है, श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और जो हरी पट्टी है यह उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन करता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो ध्वज के बीच में जो पट्टी है सफेद रंग की उसमें एक नीला चक्र है जिसमें कितनी तीलियां हैं, तो याद रखिएगा 24। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो चक्र है इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है और ये किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। यहां से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है,
पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है इसे कब स्वीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकृत किया गया था। और यदि पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तब आपका जवाब होगा संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का जो राज्य चिन्ह है जो सारनाथ के स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, इसे भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो आपका जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया और यह किस लिपि में लिखा है? तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया और यह देवनागरी लिपि में लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रगान है यानी जनगण मन जो है इसे कब अंगीकृत किया गया? तो यहां पर दो प्रश्न बनेंगे। कब अंगीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया। और पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया, तब आपका जवाब होगा संविधान सभा के द्वारा किया गया। यानी जो राष्ट्रगान जनगण मन है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इसके गायन में कितनी अवधि लगती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन के गायन में 52 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? 27 दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रगान को कहां से लिया गया? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो याद रखिएगा 1950 में। यानी वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है और इसे 1950 में अंगीकृत किया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम ये कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया, तो याद रखिएगा 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत अर्थात वंदे मातरम को गाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? पहला प्रश्न, तो आपका जवाब होगा शक संवत पर आधारित है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे कब अपनाया गया? तब आपका जवाब होगा 22 मार्च 1957 को। तीसरा प्रश्न देखिए, पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस माह से इसकी शुरुआत होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंतिम माह फाल्गुन है। क्लियर है? केवल 1 बाय 1 लाइन नहीं पढ़ना है, आपको कैसे प्रश्न बनेगा, किस फॉर्मेट में आप इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे, इस बात का ध्यान दिया जाए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किसके साथ अपनाया गया? तो याद रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। और ये जो चैत्र माह है जिसके साथ इसकी शुरुआत होती है ये 22 मार्च को, और अगर लीप वर्ष है तो 21 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जो गंगा की डॉल्फिन है इसको किस रूप में स्वीकार किया गया है? पहली बात, तो आपका जवाब होगा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा की डॉल्फिन को स्वीकार किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि जो गंगा की डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्लेटानिस्ता गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटानिस्ता गैंगेटिका, ये गंगा की डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो भारतीय मोर है ये कैसा पक्षी है? तो याद रखिएगा भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया। और भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? तो आपका जवाब होगा सन 2008 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। याद रखिएगा भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय दिवस के तौर पर घोषित किया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका जवाब होगा कमल। पूछा जाएगा राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका जवाब होगा आम। पूछा जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका जवाब होगा बरगद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है ये किस संविधान से लिया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान ने अडॉप्ट किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ पर अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? तो आपका जवाब क्या होगा? नेल्सन मंडेला साहब।
अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा जागरूक जनता। यहां पर लोकतंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। लोक मतलब आम जनता और तंत्र मतलब यानी उस आम जनता के द्वारा जो तंत्र स्टैब्लिश किया गया है उसी से देश चलता है। यानी हम भारत के लोग देश की मूल आत्मा है, यानी मूल ताकत है। इसी से जो तंत्र स्टैब्लिश होता है वही देश को चलाता है, इसलिए इसका जागरूक होना आवश्यक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस देश की सरकार का राष्ट्रपतित्व स्वरूप है? तो याद रखिएगा यूएसए की सरकार का राष्ट्रपतित्व स्वरूप है, यानी कि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों का पदक्रम का क्या सही अनुक्रम है, यानी क्या सही व्यवस्था है उनके पद की? तो याद रखिएगा सचिव, अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव और अवर सचिव का पद, ये सही पदक्रम है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया, जिसको सामान्य तौर पर COPRA कहते हैं। इसको इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है नेपाल में सांविधानिक राजतंत्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका जवाब होगा 2007 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण कहां पर प्रतिस्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा न्यूरेमबर्ग में अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, न्यूरेमबर्ग में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सम्मानित किया था? तो आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही। इन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था। उस समय युद्ध हुआ और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनको बांग्लादेश की सरकार ने सम्मानित किया था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को। और ये जो पंचशील सिद्धांत है ये भारत और चीन के बीच में जो है ये इनके संबंधों का आधार स्वरूप स्वीकार करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को कब प्राप्त हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको आप सार्क कहते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल? तो आपका जवाब होगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क के सदस्य हैं। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब होगा काठमांडू में। यदि पूछा जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई, तब आपका जवाब होगा 8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामाजिक पृथक्करण किसके स्वरूप में नहीं आता है? तो याद रखिएगा ये घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। अगला है, पूछा जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखिएगा शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्या समिति का नाम है? शिव रमन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1967 में, यानी 1967। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 जहाज से यात्रा करते हैं? तो आपका जवाब होगा अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 जहाज से यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि क्या इजराइल ब्रिक्स का सदस्य देश है? तो आपका जवाब होगा नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपका जवाब होगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मालदीव गणराज्य किस महासागर में स्थित है? तो आपका जवाब होगा हिंद महासागर में मालदीव गणराज्य स्थित है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि FERA का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जवाब होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये FERA का फुल फॉर्म है। क्या नाम है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जवाब होगा ड्वाइट D
आइजन हावर, ड्वाइट डी आइजन हावर ये भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का चुनाव चल रहा है, बोरिस जॉनसन साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आपको यह पता होगा कि ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हैं। सितंबर माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका जवाब होगा जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपका जवाब होगा अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास स्थान है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा व्हाइट हाउस। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जवाब होगा जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला देखिए, पूछ रहा है किसने लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय दिया जाता है? किसे? तो आपका जवाब होगा रूसो को लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय दिया जाता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत किस देश के संविधान का लक्षण है? तो याद रखिएगा अमेरिकी संविधान का लक्षण है चेक एंड बैलेंस। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बलात्कार के अभियुक्त को किस धारा के तहत अभियोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के अभियुक्त को अभियोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किन दो देशों के बीच शिमला समझौता हुआ था और उसका लक्ष्य क्या था? तो याद रखिएगा शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए निष्कर्ष निकालना, हल निकालना। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है? तो आपका जवाब होगा अरस्तु ने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ में यानी इंडियन यूनियन में नए राज्य को अगर बनाना हो तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में जो प्रथम अनुसूची है इसमें राज्य और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण होता है। इसलिए अगर नए राज्य का गठन होगा तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं एक नया प्रश्न यहां पूछूं आपसे कि जो आपने कहा कि नए राज्यों का निर्माण ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 के तहत। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने का उल्लेख है। यदि पूछा जाए कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 2 के तहत। याद रखेंगे, मैंने रिकॉल करा दिया। अगला है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? तो आपका जवाब होगा वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा अन्ना हजारे साहब लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे। अगला है, पूछ रहा है कि मुसोलिनी कौन? तो याद रखिएगा फांसीवाद का मुख्य समर्थक मुसोलिनी था। अगला है, अगला जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी जो सुरक्षा परिषद है, इसमें गैर स्थायी सदस्य जो होते हैं ये कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिएगा जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन है? तो आपका जवाब होगा दक्षिण सूडान। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है और ये देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन किसका परिणाम है? तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है संयुक्त राष्ट्र संगठन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं इनको कौन सा पावर है? तो याद रखिएगा इनको वीटो पावर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूएनओ के संविधान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। अगला है, नाटो के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 30 है। अगला है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की होती है? तो याद रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो जनरल असेंबली के अध्यक्ष होते हैं वो 1 वर्ष की इनकी पदावधि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो आपका जवाब होगा एंटोनियो गुटेरस। यदि पूछा जाए यूनेस्को के मुख्यालय कहां पर है, तो आपका जवाब होगा पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो कौन से देश हैं जो एक समूह बनाकर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये 4 देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका जवाब होगा स्पेन। वो एक ऑप्शन में दिया होगा, तो वहां पर स्पेन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सांस्कृतिक संगठन कौन है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का एक सांस्कृतिक संगठन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जापान सुरक्षा परिषद का यानी संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य है या नहीं? तो आपका जवाब होगा नहीं। अभी आपने पढ़ा है कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ये देश एक समूह बनाकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगला है, पूछ रहा है कि यूएनओ का सदस्य भारत कब बना था? तो आपका जवाब होगा 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना था। याद रखेंगे, यहां पर जो विविध से संबंधित फैक्ट्स थे उसको हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बताया, जो भी अतिरिक्त आवश्यक फैक्ट थे उसको इंक्लूड कराया। इस प्रकार यहां पर विविध का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल के पार्ट में भारतीय संविधान के अभ्यास प्रश्न को कराया जाएगा और इस प्रकार आपका भारतीय संविधान कल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग निरंतर जो क्लासेस मिल रही हैं उसको कंप्लीट करते जाएं, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करते जाएं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।